हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग स्पीड एंड वेलोसिटी चैप्टर का एलपीसीबीटी के लिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका कंप्लीट थ्योरी देखेंगे। ठीक है, उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको भी करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कैसी राशि है? एक अदिश राशि है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है कि सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, तो दूरी एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। और किसी खास समय में चले गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या, इस फिगर में क्या है? आपका दूरी है। ठीक है, और ये क्या है? रेड वाला जो है वो लाल वाला जो लाइन है वो क्या हो गया? आपका दूरी हो गया। ठीक है, और न्यूनतम दूरी जो कि वो सीधा काला कलर का डॉटेड लाइन है। ठीक है, ब्लैक कलर का जो डॉटेड लाइन है वो क्या हो गया? आपका न्यूनतम दूरी, जिसको क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो विस्थापन किसे कहते हैं? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, विस्थापन किसे कहेंगे? न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसा राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या होता है? दिशा और परिमाण दोनों होता है। ठीक है, विस्थापन किसे कहेंगे? न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे? विस्थापन कहते हैं। और विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है। विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, विस्थापन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या फिर बराबर होता है। दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा क्या होगा? एक से बड़ा या फिर बराबर होगा, दूरी और विस्थापन का। और यही अगर आपसे पूछ ले विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो वो क्या होगा? एक से छोटा या फिर बराबर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है, दूरी और विस्थापन का अनुपात हमेशा एक से बड़ा या बराबर होता है। और वहीं अगर आपसे पूछा जाए विस्थापन और दूरी का अनुपात, तो एक से कम या फिर बराबर होता है। जैसे दूरी बटे विस्थापन, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? एक से बड़ा होगा या बराबर होगा। वहीं आपसे दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछ ले तो उसमें क्या हो जाएगा? एक से छोटा या फिर बराबर। और चाल और वेग का अनुपात पूछ ले तो एक से क्या होगा? बड़ा या फिर बराबर। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात एक से बड़ा या बराबर होगा, विस्थापन और दूरी का अनुपात एक से छोटा या फिर बराबर होगा, चाल और वेग का अनुपात एक से बड़ा या फिर बराबर होगा। ठीक है, नीचे दिए गए चित्र में दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपका दूरी और विस्थापन का अनुपात, दूरी क्या हो जाएगा? 4 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 3 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया? दूरी। और विस्थापन क्या हो गया? 5 मीटर और 5 मीटर। क्यों? क्योंकि न्यूनतम दूरी जो होगा वही क्या होगा? आपका विस्थापन। ठीक है, और दूरी क्या होता है? पथ कुल लंबाई, पथ की कुल लंबाई। ठीक है, तो दूरी कितना हो गया? 4 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 4, सॉरी 3, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 14 मीटर। और विस्थापन कितना हो गया? 5 + 5 यानी कि 10 मीटर। ठीक है, और दूरी और विस्थापन का अनुपात। ठीक है, तो दूरी कितना है हमारा? 14 मीटर है, और विस्थापन कितना है? 10 मीटर। तो 7/5 हो जाएगा। तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो गया? 7:5। ठीक है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर 2.5 चक्कर लगाती है तो गाय द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन क्या होगा यदि वृत्ताकार पथ की त्रिज्या कितना है? 7 मीटर हो। ठीक है, अगर कोई गाय किसी वृत्ताकार पथ पर कितना चक्कर लगा रही है? 2.5 चक्कर लगा रही है, तो तय किया गया दूरी जो होगा वो क्या होगा? वृत्ताकार पथ की परिधि होगा। ठीक है, और 2.5 चक्कर लगा रहा है तो उसको 2.5 से गुना कर देंगे, परिधि निकाल के उसको 2.5 से गुना कर देंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। और विस्थापन के लिए क्या ज्ञात करना होगा हमको? तो विस्थापन कितना चक्कर लगा रही है? 2.5 चक्कर लगा रही है, तो जिस पॉइंट से शुरू किया होगा उसी के सामने उधर आके रुका होगा 2.5 चक्कर में, आधा चक्कर करने के लिए, तो अर्धवृत्त पे होगा।
तो उसमें से क्या निकालेंगे, दोनों आर को जोड़ देंगे यानी व्यास निकाल देंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका विस्थापन हो जाएगा। ठीक है, तो विस्थापन कितना हो गया 7 जोड़ 7। ठीक है, और दूरी कितना हो गया 2 पाई आर गुने 2 इंटू 2 2.5। ठीक है, 2 पाई आर को अढ़ाई से गुना कर दिए तो दूरी कितना आ गया हमारा 110 मीटर। ठीक है, 7 7 कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा, तो 22 पंचे 110 मीटर। ठीक है, अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है और वह वस्तु पुनर्वस्था में आ जाती है तो दूरी और विस्थापन का अनुपात क्या होगा। अगर किसी वस्तु को 5 मीटर की ऊंचाई तक फेंका जाता है, ठीक है, और वह पुनर्वस्था में आ जाता है तो तय की गई दूरी और विस्थापन, तो दूरी कितना हो जाएगा 5 मीटर ऊपर गया, 5 मीटर फिर नीचे आया होगा। ठीक है, तो 10 मीटर हो गया आपका दूरी, और विस्थापन जिस बिंदु से गया उसी बिंदु पे रिटर्न आ गया, वापस आ गया, तो उसका विस्थापन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा 10 अनुपात 0। विस्थापन कितना हो गया 0 हो गया, क्यों, क्योंकि क्या हुआ जिस बिंदु से गया पुनः उसी बिंदु पर वापस आ गया। और दूरी कितना हो गया आपका 10 मीटर। ठीक है, तो दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना हो जाएगा 10/0 यानी कि इन्फिनिटी, या फिर 10:0। ठीक है, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है। ठीक है, एक पिंड द्वारा 23 मीटर त्रिज्या तथा 144.51 मीटर परिधि वाले वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो दूरी और विस्थापन क्या होगा। तो इस कंडीशन में दूरी और विस्थापन क्या हो जाएगा, तो दूरी तो उसी का परिधि हो जाएगा। ठीक है, दूरी क्या हो जाएगा पिंड द्वारा तय की गई दूरी बराबर वृत्ताकार पथ की परिधि, जो कितना हो जाएगा 144.51 मीटर। ठीक है, पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा उसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, और एक चक्कर लगाने के बाद पिंड का विस्थापन बिंदु ए से बिंदु ए तक की दूरी कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, एक चक्कर लगा रहा है तो जहां से स्टार्ट करेगा बिंदु ए से अगर स्टार्ट किया होगा तो एक चक्कर लगाने के बाद बिंदु ए पर ही आके रुकेगा, तो बिंदु ए से बिंदु ए की दूरी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन, दूरी केवल परिमाण को व्यक्त करता है। ठीक है, दूरी किसको व्यक्त करता है, केवल परिमाण को व्यक्त करता है। विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। ठीक है, दूरी पर केवल परिमाण को व्यक्त करता है, विस्थापन क्या करता है परिमाण तथा दिशा दोनों को व्यक्त करता है। ठीक है, दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है। दूरी क्या होता है सदैव धनात्मक या शून्य होता है। विस्थापन क्या हो सकता है आपका धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। ठीक है, विस्थापन क्या हो सकता है आपका धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है, जबकि दूरी क्या होगा सदैव धनात्मक या फिर शून्य होगा। ठीक है, तो दूरी क्या करेगा केवल परिमाण व्यक्त करेगा, विस्थापन परिमाण तथा दिशा दोनों व्यक्त करेगा। दूरी सदैव धनात्मक तथा शून्य होता है और विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। दूरी कैसा राशि है सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है। ठीक है, दूरी कैसा राशि है अदिश राशि है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, और सॉरी विस्थापन क्या है आपका सदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन क्या है आपका सदिश राशि है, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है। ठीक है, यह पथ की आकृति पर निर्भर करता है। दूरी क्या होता है आपका पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन क्या होता है वह यह पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूरी क्या होगा आपके पथ की आकृति पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन क्या होगा आपका पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है। चाल, अब चाल के बारे में जानेंगे तो चाल क्या होता है एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय। एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं चाल कहते हैं। चाल बराबर क्या होगा दूरी बटे समय। चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। चाल का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। और चाल कैसा राशि होगा अदिश राशि होगा। ठीक है, चाल कैसा राशि होगा एक अदिश राशि होगा। ठीक है,
यदि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति उस गाड़ी से बैठे हुए अन्य व्यक्ति की तुलना में स्थिर में है, ठीक है। चलती हुई गाड़ी में यदि चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति उस गाड़ी में बैठे अन्य व्यक्ति की तुलना में स्थिर में, ठीक है। कोई गाड़ी अगर चल रहा है और उसी गाड़ी में कोई व्यक्ति दो व्यक्ति बैठा हुआ है तो एक दूसरे की तुलना में क्या है, दोनों स्थिर में, ठीक है। और वहीं बाहर खड़े व्यक्ति की तुलना में गतिशील अवस्था में प्रतीत होती है। उल्टा रहने पर उल्टा होगा, ठीक है। इसमें समझने वाला बात यह है कि अगर कोई बस से में दो व्यक्ति बैठा हुआ है तो दोनों एक दूसरे के तुलना में क्या है, स्थिर में है। और वहीं अगर कोई बाहर व्यक्ति खड़ा है और वो बस चल रहा है, ठीक है, तो उस बाहर के लिए वाले के लिए बस में बैठा व्यक्ति क्या है, गतिशील है, ठीक है। इस प्रकार एक ही वस्तु किसी वस्तु के तुलना में गतिशील एवं अन्य वस्तु की तुलना में स्थिर रहता है, ठीक है। इसी प्रकार क्या हो सकता है कि अगर एक ही वस्तु है वो दूसरे के तुलना में गतिशील हो सकता है और दूसरे के तुलना में क्या हो सकता है, स्थिर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अभी हम लोग पहले वाले एग्जाम्पल में देखे कि कोई दो व्यक्ति अगर बस में बैठा हुआ था, ठीक है, और वो बस गतिशील थी, तो वो बस में बैठे व्यक्ति दोनों एक दूसरे के लिए क्या था, स्थिर था। और कोई बाहर से अगर उस दोनों व्यक्ति को देखेगा तो वो उसके तुलना में क्या होगा, गति में हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार क्या, वस्तु किसी वस्तु के तुलना में, एक ही वस्तु किसी की तुलना में क्या हो सकता है, गतिशील में भी हो सकता है और किसी की तुलना में स्थिर में ही भी हो सकता है, ठीक है। अब वेग, वेग क्या होता है, एकांक समय में यूनिट टाइम में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, ठीक है। एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और वेग क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन बटे समय, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। और यह कैसा राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या होता है, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है, ठीक है। एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड, और यह क्या है, सदिश राशि है। औसत चाल हमेशा नियत रहता है जबकि औसत वेग हमेशा नियत नहीं रहता है। यह वेग यह शून्य भी हो सकता है, ठीक है। औसत चाल हमेशा क्या होगा, नियत रहता है, जबकि औसत वेग क्या होगा, हमेशा नियत नहीं रहता है या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। औसत चाल हमेशा क्या होगा, नियत रहता है, जबकि औसत वेग क्या होगा, हमेशा नियत नहीं रहता है या शून्य भी हो सकता है, ठीक है। अब वेग, वेग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है प्रारंभिक वेग जिसको इनिशियल वेलोसिटी और यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, अंतिम वेग जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, और किससे डिनोट करते हैं, वी से, ठीक है। वेग आपका क्या हो गया, दो, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। यू से डिनोट करते हैं प्रारंभिक वेग को और वी से क्या करते हैं, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे समय, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन यानी अंतिम सॉरी फाइनल वेलोसिटी घटाओ इनिशियल वेलोसिटी यानी v माइनस यू बाय टी, ठीक है, बटे समय। वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे क्या हो जाएगा, समय को t से। तो a बराबर क्या हो गया, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। त्वरण का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, या फिर मीटर सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड पर पावर -2, ठीक है। त्वरण का अन्य मात्रक क्या होता है, न्यूटन पर केजी, ठीक है। त्वरण का अगर यहाँ से F बराबर ma से निकालते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा, F बाय m, ठीक है। A बराबर क्या हो जाएगा, F बाय m, और F यानी कि फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और m मास का क्या होता है, केजी। तो त्वरण का अन्य मात्रक क्या है, न्यूटन बाय केजी, ठीक है, न्यूटन प्रति केजी। त्वरण का बीमा क्या हो जाएगा आपका, L t-2, ठीक है, या फिर m0 L1 t-2, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य, वेग एक समान होने से त्वरण का मान शून्य होगा, ठीक है। वेग अगर एक समान है तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वेग के परिवर्तन के दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो त्वरण क्या होगा, शून्य ही होगा, ठीक है। वेग अगर 10 मीटर प्रति सेकेंड है और 10 मीटर एक समान है, ठीक है, वेग अगर एक समान है 2 सेकेंड के बाद भी
और फिर 2 सेकंड के बाद भी, ठीक है, 2 सेकंड के बाद भी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो वेग अगर एक समान है तो त्वरण का मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है। देखो, वेग इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेग का मान क्या है, नियत है, ठीक है। वेग का मान क्या है, नियत है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, वेग का मान क्या है, नियत है, तो इस कंडीशन में त्वरण का मान क्या हो जाएगा आपका, 10 घटाओ 10 बटे 2, ठीक है। अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटे समय, तो 10 में 10 घटेगा 0। इस कंडीशन में इधर भी क्या हो जाएगा आपका, 10 घटाओ 10 बटे 2 बराबर 0, ठीक है। प्रारंभिक वेग 10 मीटर है, अंतिम वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है। प्रारंभिक वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और अंतिम वेग कितना है, 10 मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना है, 2 सेकंड। तो त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाय टी, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और वहीं अगर प्रारंभिक वेग ज़्यादा है और अंतिम वेग कम है तो मंदन हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रारंभिक वेग कम है और अंतिम वेग ज़्यादा है तो उसको क्या बोलेंगे, त्वरण, ठीक है। और प्रारंभिक वेग ज़्यादा है, त्वरण अंतिम वेग कम है तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या होता है, समान रहता है, ठीक है। जब वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है तो त्वरण का मान क्या रहता है, समान रहता है। जैसे 2 मीटर प्रति सेकंड था पहले, फिर 4 मीटर पर सेकंड, फिर 6 मीटर पर सेकंड, इतना 2 से 4 होने में 2 सेकंड लगा, 4 से 6 होने में 2 सेकंड लगा, ठीक है। तो त्वरण क्या हो जाएगा, 4 घटाओ 2 बटे 2, यानी कि अंतिम वेग घटाओ प्रारंभिक वेग बटे समय, यानी 4 घटाओ 2 में से 2 बटे 2 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। 6 घटाओ 4 बटे 2 यानी 1 मीटर प्रति सेकंड। अगर प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा आपका, त्वरण, ठीक है। प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग क्या हो, अधिक हो, तो उसको क्या बोलेंगे, त्वरण। और वहीं अगर प्रारंभिक वेग कम हो और अंतिम वेग, सॉरी, प्रारंभिक वेग अधिक हो और अंतिम वेग कम हो तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है। प्रारंभिक वेग कम और अंतिम वेग अधिक, त्वरण, ठीक है। और प्रारंभिक वेग अधिक, अंतिम वेग कम, तो उसको क्या बोलेंगे, मंदन, ठीक है। मंदन को लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अगर a बराबर -5 आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसको मंदन कितना मान लेंगे, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो मंदन को लिखने के लिए क्या करते हैं, ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं। दो वस्तु का औसत उभयनिष्ठ त्वरण, ठीक है, जब दोनों वस्तु पर लगने वाला बल समान एवं स्थिर हो, ठीक है। दो वस्तु का औसत उभयनिष्ठ त्वरण क्या होगा, जब दोनों वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, समान और स्थिर होगा। अगर प्रथम वस्तु का त्वरण a1 है, ठीक है, और दूसरे वस्तु का त्वरण a2 है, तो केस 1, दो वस्तु का औसत उभयनिष्ठ त्वरण निकालना है, ठीक है। और दोनों वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा, समान व स्थिर होगा, ठीक है। तो प्रथम वस्तु का त्वरण a1 है, दूसरे वस्तु का त्वरण a2 है, तो केस 1 में क्या हो जाएगा, दोनों वस्तु द्वारा समान दूरी तय करे तब, ठीक है। अगर कोई वस्तु जब दोनों वस्तु क्या करे, समान दूरी तय करे तब क्या होगा, उभयनिष्ठ त्वरण बराबर हो जाएगा a1 प्लस a2 बाय 2, ठीक है। दो वस्तु का उभयनिष्ठ त्वरण निकालना है और दोनों वस्तु पर लगने वाला बल क्या हो, समान हो एवं स्थिर हो। तो प्रथम वस्तु का त्वरण अगर a1 है और दूसरे वस्तु का त्वरण a2 है और दोनों वस्तु समान दूरी तय करे तब क्या होगा, उभयनिष्ठ त्वरण a1 प्लस a2 बाय 2, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, समान बल एक पिंड A पर 6 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से 20 मीटर दूरी तय करता है तथा वही बल पिंड B पर 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, ठीक है, 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 20 मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो पिंड का औसत त्वरण क्या होगा, ठीक है, पिंड का औसत त्वरण क्या होगा, इसको ज्ञात करना है। ऑप्शन है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
ये ऑप्शन है, ठीक है। 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 72 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या है हमारा ए का त्वरण क्या है 6 मीटर प्रति सेकंड और 20 मीटर की दूरी तय करता है और वही समान बल लगता है और 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से 20 मीटर की दूरी तय करता है। तो दोनों का उभयनिष्ठ त्वरण क्या होगा? तो ए का त्वरण कितना है 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी का त्वरण कितना है 12 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो औसत उभयनिष्ठ त्वरण क्या हो जाएगा? दोनों के त्वरण को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी हमारा आ जाएगा बी नंबर आंसर, ठीक है। केस 2, जब वस्तु अलग अलग दूरी तय करे तब क्या होगा? तो उभयनिष्ठ त्वरण क्या हो जाएगा A1 गुने A2 बटे A1 प्लस A2, ठीक है। उभयनिष्ठ जब दोनों वस्तु क्या करेगा अलग अलग दूरी तय करेगा तब क्या होगा? जब एक बल किसी वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, ठीक है। यहाँ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा त्वरण है, ठीक है। जब एक बल किसी वस्तु में 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण तथा दूसरी वस्तु में 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, यदि दोनों वस्तुओं को एक साथ बांधकर वही बल लगाया जाए तो उत्पन्न त्वरण होगा कितना होगा? 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर 9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 4.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। A1 कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और A2 कितना था 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उभयनिष्ठ त्वरण कितना हो जाएगा? A1 गुने A2 बाय A1 प्लस A2। तो उभयनिष्ठ त्वरण कितना होगा? 3 गुना 6 बटे 3 जोड़ 6 यानी कि 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो वस्तु का औसत उभयनिष्ठ त्वरण जब दोनों वस्तु पर अलग अलग बल लग रहा हो, ठीक है। अगर सेम बल लग रहा होगा तो वो दोनों देखें। अब दोनों पर क्या बोल रहा है? अलग अलग बल लग रहा हो। तो प्रथम वस्तु का त्वरण अगर A1 है, दूसरे वस्तु का त्वरण A2 है, तो औसत त्वरण क्या हो जाएगा? रूट अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, किसी वस्तु ए पर 15 न्यूटन के बल लगने पर 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि वस्तु बी पर 20 न्यूटन के बल लगने पर 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो जबकि दोनों वस्तु एक दूसरे से 90 डिग्री की दिशा में चल रहा है तो दोनों वस्तु उभयनिष्ठ त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो वस्तु ए का त्वरण हमारा क्या है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और बी का त्वरण कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और औसत त्वरण कितना हो जाएगा A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा। तो इस कंडीशन में इसको सॉल्व करेंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर जोड़ 2 गुने 4 गुने 3 कॉस 90 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 16 9 25 यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर औसत त्वरण, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा था अलग अलग बल लग रहा था, तो इस कंडीशन में ये हो गया आपका औसत त्वरण का फॉर्मूला, ठीक है। गति एवं दूरी में संबंध क्या क्या है, ठीक है। प्रारंभिक वेग अगर u हो, अंतिम वेग v हो, त्वरण a हो, दूरी s हो, तो अब गति के समीकरण से क्या होगा? v बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। v स्क्वायर बराबर क्या होता है u स्क्वायर प्लस 2as। तो v हमारा क्या हो गया 0। गति और दूरी के बीच संबंध निकालना है, ठीक है। तो v को क्या कर दिया है हम 0। तो अब क्या हो जाएगा s बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर बाय 2a, ठीक है। तो S समानुपाती क्या हो जाएगा आपका u स्क्वायर का, ठीक है। S समानुपाती क्या हो जाएगा u स्क्वायर का। जब आप किसी कार की गति को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय वह कितनी अधिक दूरी तय करेगी? 4 गुने 1 गुने 2 गुने 3 गुने। तो कितना हो जाएगा? विस्थापन एवं समय में संबंध जब त्वरण स्थिर है, ठीक है। S बराबर ut प्लस हाफ at। S क्या हो जाएगा आपका, सॉरी S बराबर क्या हो जाएगा 0 गुने u क्या हो जाएगा 0 t at स्क्वायर। प्रारंभिक वेग कितना है 0 है, ठीक है। तो S समानुपाती क्या हो जाएगा a t स्क्वायर। a अगर नियत हो, ठीक है, तो S क्या समानुपाती किसका हो जाएगा t स्क्वायर का, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 4 गुने, ठीक है।
एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है। ठीक है, एक कण स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करती है यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है, तब निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ठीक है, x1 इक्वल टू x2 या फिर x1 इक्वल टू 3x2, x2 इक्वल टू 2x1 या फिर x2 इक्वल टू 3x1। प्रथम 20 सेकंड में तय किया गया दूरी बराबर x बराबर कितना हो जाएगा 400 मीटर। ठीक है, प्रथम 20 सेकंड में दूरी तय कर रहा है तो 400 मीटर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 20 सेकंड में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा 400 मीटर। प्रथम 10 सेकंड में तय किया गया दूरी कितना हो जाएगा x के द्वारा 400 मीटर हो जाएगा और x1 के कितना हो जाएगा, और अंतिम 10 सेकंड में तय किया गया x2 दूरी यानी कि 400 घटाओ 100 बराबर कितना हो जाएगा 300 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा x1 इक्वल टू 3x2 बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक कण किसी स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकंड के लिए स्थिर त्वरण का अनुभव करता है यदि वह पहले 10 सेकंड में x1 दूरी और शेष 10 सेकंड में x2 दूरी तय करता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x2। उदाग्र, अब देखो उदाग्र मतलब वर्टिकल में क्या हो जाएगा, एक तो नीचे से ऊपर हो जाएगा या ऊपर से नीचे। ठीक है, तो नीचे से अगर ऊपर फेंकते हैं किसी को, ठीक है, किसी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें आपका नीचे से ऊपर फेंकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है, और ऊपर से नीचे से अगर ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हो जाएगा नीचे वाला और फाइनल पोजीशन हो जाएगा ऊपर वाला। ठीक है, तो इसमें अगर कोई वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो u क्या हो जाएगा 0 और v का कुछ मान होगा, और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो v का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और u का कुछ मान होगा। ठीक है, IP का मतलब क्या होता है इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु, और FP का मतलब क्या होता है फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु। विरामावस्था से चलेगा u 0 होगा, ब्रेक लगाने पर v 0 होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अगर किसी वस्तु को हम लोग नीचे से ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, तो v हमारा क्या होगा 0, और किसी वस्तु को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो हमारा u क्या होगा 0। ठीक है, IP का इनिशियल पॉइंट हो गया, FP का फाइनल। विराम अवस्था से अगर चलेगा तो U क्या होगा 0 होगा, और ब्रेक लगाने पर V क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर किसी कार की प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है और 5 सेकंड के बाद ब्रेक लगा दिया जाता है तो कार का मंदन ज्ञात करें। ठीक है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माइनस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और नन। ठीक है, तो u कितना है आपका, किसी का प्रारंभिक चाल 72 किलोमीटर, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुना कर देते हैं तो 20 मीटर प्रति सेकंड हो गया। t कितना है हमारे पास 5 सेकंड। ठीक है, तो v कितना हो गया 0 हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक लगा रहे हैं तो v क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो a बराबर क्या होता है v माइनस यू बाय टी। ठीक है, आपको क्या चाहिए मंदन ही चाहिए ना, तो 0 माइनस 20/5 तो ये कितना हो जाएगा -4, और मंदन लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मंदन लिखने के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, औसत वेग और औसत चाल क्या होता है, जब दूरी एवं विस्थापन दिया हो तब। ठीक है, औसत वेग और एवं औसत चाल ज्ञात करना है, जब दूरी एवं विस्थापन दिया हो तब क्या करेंगे, औसत वेग बराबर क्या होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या होगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, और औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, जब दूरी एवं विस्थापन दिया हो तब क्या होगा औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा कुल विस्थापन बटे कुल समय, और औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, जब वेग दिया हो तब प्रारंभिक या प्रथम वस्तु का वेग u होगा, अंतिम या दूसरे वस्तु का वेग क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ठीक है, केस 1
जब एक समान वेग या शून्य त्वरण से वस्तु गतिमान हो अथवा दोनों वस्तु समान दूरी तय करे तब क्या होगा। औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा 2uv बाय u प्लस v। ठीक है, औसत वेग क्या हो जाएगा, जब एक समान वेग या शून्य त्वरण से वस्तु गतिमान हो अथवा दोनों वस्तु समान दूरी तय करे तब औसत वेग क्या होगा 2uv बाय u प्लस v। ठीक है, जब एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड के चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, जब एक कार क्या होता है 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है, जबकि एक बस समान दूरी 40 मीटर प्रति सेकंड के चाल से तय करता है, तो दोनों का औसत चाल क्या होगा। तो कार का चाल क्या है 20 मीटर प्रति सेकंड, बस का चाल कितना है 40 मीटर प्रति सेकंड, तो औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 20, 2u भी होता था। ठीक है, तो 2 गुने 20 गुने 40 बटे 20 जोड़ 40, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 80 बटे 3। ठीक है, अब केस 2, जब वस्तु अलग अलग दूरी और समान वेग या समान त्वरण से तय करता है तब। ठीक है, औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा u प्लस वी बाय 2। ठीक है, जब वस्तु क्या होगा अलग अलग दूरी और समान वेग या फिर समान त्वरण से तय करता है तब औसत वेग क्या हो जाएगा आपका u प्लस वी बाय 2। ठीक है, कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है, उसी x अक्ष के पास 1.6 मीटर के सेकंड के त्वरण के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। x बराबर 12.8 मीटर से लेकर x बराबर 20 मीटर तक की इसकी यात्रा के दौरान इसकी औसत वेग कितनी होगी। 2.4 मीटर प्रति सेकंड, 3.6 मीटर प्रति सेकंड या फिर 7.2 मीटर प्रति सेकंड, 8.8 मीटर प्रति सेकंड। देखो, जब वस्तु 12.8 मीटर की दूरी तय करता है तो प्राप्त वस्तु का वेग क्या हो जाएगा v1 का स्क्वायर प्लस u1 का स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा v1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4 मीटर प्रति सेकेंड। अब जब वस्तु 20 मीटर दूरी तय करता है तब क्या हो जाएगा, तो वस्तु का वेग क्या होगा v2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो u क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 मीटर प्रति सेकंड। तो औसत वेग दोनों को जोड़ के 2 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। ठीक है, एक पिंड अपने विरामावस्था x बराबर 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष के समदिश 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ चलता है। इस यात्रा के दौरान x बराबर 13.5 मीटर से x बराबर 54 मीटर के बीच का औसत वेग कितना होगा। ठीक है, 13.5 मीटर पर सेकंड। कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं। केस 1, v1 का स्क्वायर करेंगे u1, तो ये इसके अकॉर्डिंग v1 कितना आ जाएगा आपका 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केस 2 में क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो v2 कितना आ जाएगा हमारा 18 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और औसत वेग निकालना है तो दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे आधा कर देंगे। ठीक है, सॉरी समय से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 13.5 मीटर पर सेकंड। कोई वस्तु अपने विराम x बराबर 0 और t बराबर 0 सेकंड से चलना शुरू करती है और x अक्ष के पास 3 मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण के साथ घूम जाती है। समय 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच की अवधि में इसका औसत वेग क्या है। 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9 मीटर। कैसे, सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, u बराबर 0 है, a बराबर कितना है 3 मीटर प्रति सेकंड, t1 कितना है 2 सेकंड और t2 कितना है 4 सेकंड। ठीक है, तो s1 बराबर u t1 बाय हाफ a t1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे 6 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट s2 के लिए निकालेंगे तो सॉल्व करेंगे तो 24 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से 4 सेकंड के बीच तय किया गया कुल दूरी कितना हो जाएगा 24 घटाओ 6 यानी कि 18 मीटर। तो औसत वेग बराबर कुल दूरी बटे कुल समय 18 बटे 4 घटाओ 2 यानी कि 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, जब कोई दो वस्तु अपने विराम अवस्था से समान त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड से क्रमशः 4 सेकंड और 10 सेकंड तक चलती है तो दोनों वस्तु का औसत वेग क्या होगा। क्या होगा, दिया गया है u बराबर कितना है 0 दिया हुआ है और a बराबर कितना है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और t बराबर कितना है 4 सेकंड, t1 कितना है 4 सेकंड, t2 कितना है 10 सेकंड। तो s1 क्या हो जाएगा u t1 प्लस हाफ a t1 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 40 मीटर आ जाएगा s1 और s2 कितना आ जाएगा हमारा
250 मीटर। तो औसत वेग बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय, यानी s1 प्लस s2 बाय t1 प्लस t2, यानी कि 145 बटे 7। गति का समीकरण क्या होता है, अगर s विस्थापन है, u प्रारंभिक वेग है, और v क्या है आपका अंतिम वेग है, और a क्या है आपका त्वरण है, तो t क्या हो जाएगा आपका समय होगा, और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण है ग्रेविटेशनल, और g का वैल्यू कितना होगा 9.8 गुने 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। छात्र द्वारा प्रश्न बनाते समय प्रश्न का दिया हुआ मान या उत्तर मान फ्रैक्शन या फिर 9.2, 9.8, 19.6 हो तो g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड लेना है, अन्यथा 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है अगर अपने मन से लेना हो तो। g का मान जब प्रश्न में 9.8 एवं 10 दोनों रहने पर उत्तर 9.8 होगा, क्योंकि यह सैद्धांतिक मान है, जबकि 10 क्या है प्रयोगात्मक मान है। ठीक है, गति की परिभाषा तथा समीकरण गैलीलियो ने दिया था। गति की परिभाषा तथा समीकरण किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। गति के नियम किसने दिए थे, न्यूटन ने दिया। ठीक है, गति का नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, गति का गति एक क्षैतिज हो सकता है और एक क्या हो सकता है आपका उदग्र, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, नीचे से ऊपर, और एक में उदग्र में क्या हो सकता है नीचे से ऊपर, और दूसरा ऊपर से नीचे। तो पहला जो आपका समीकरण है गति का वो क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, गति का पहला जो समीकरण है वो क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी, और नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं तो u बराबर क्या, v बराबर क्या हो जाएगा u प्लस जी टी। यानी जो क्षैतिज का होगा उसमें से क्या करना है, अगर उदग्र में जाना है तो उसमें एक जगह पे जी कर माइनस जी करेंगे जब नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ए बराबर क्या करेंगे प्लस जी करेंगे। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या हो गया, v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और यही नीचे से ऊपर जाते हैं तो s बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर से नीचे आते हैं तो s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, s बराबर क्या हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, तीसरा समीकरण क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, और इसी को अगर नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको क्या लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, और ऊपर से नीचे आते हैं तो v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एस। और चौथा समीकरण क्या है आपका, एस एन बराबर यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। ठीक है, और अगर ऊपर नीचे से ऊपर जाते हैं तो एस एन बराबर यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन, और ऊपर से नीचे आते हैं तो एस एन बराबर यू प्लस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। समांगता का सिद्धांत क्या होता है, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मान और विमा क्या होता है, समान होता है। ठीक है, समांगता सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, प्रत्येक पद का मात्रक और विमा क्या होता है, समान होता है। कैसे समझिएगा, जैसे v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो v का जो होगा यूनिट वही आपका u का होगा, मात्रक और विमा क्या होगा दोनों समान होगा, जो v का होगा वही u का होगा और वही t का होगा। यानी v का मात्रक अगर मीटर प्रति सेकंड है तो u का भी मात्रक क्या है मीटर प्रति सेकंड ही है, और at का a में क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t का सेकंड, तो गुना करेंगे तो सॉल्व होके कितना आएगा मीटर प्रति सेकंड। यानी कि v और u और at का मात्रक जो है वो क्या है सेम है, और विमा भी क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा। जब मात्रक सेम है तो विमा भी सेम ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वी स्क्वायर प्लस यू, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसका भी मात्रक क्या होगा सबका सेम होगा, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर माइनस टू, मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर माइनस टू, और इसमें भी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर माइनस टू, और विमा भी क्या हो जाएगा एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू, एल टू टी माइनस टू। और तीसरा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, तो इसका भी क्या हो जाएगा मात्रक क्या हो जाएगा मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, तीनों का, और विमा भी क्या हो जाएगा एल एल हो जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए समीकरण में अगर ए और बी नियतांक है तो ए और बी के मात्रक और तथा विमा क्या होगा। ठीक है, तो p बराबर p प्लस क्या है a बाय वी स्क्वायर, और v माइनस इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, ए बी क्या है कांस्टेंट है, नियतांक है, p क्या है आपका प्रेशर है दाब है, और R क्या है सार्वत्रिक गैस नियतांक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और V क्या है आपका वॉल्यूम आयतन है, और T क्या है आपका टेम्परेचर तापमान है। ठीक है,
समांगता सिद्धांत से क्या होना चाहिए, P इक्वल टू क्या, P और A बाय वी स्क्वायर का मात्रक समान होना चाहिए। तो P बराबर क्या हो गया, A बाय वी स्क्वायर, और A बराबर क्या होगा, पी वी स्क्वायर। ठीक है, तो A बराबर क्या हो गया, पी वी का क्या होता है, P प्रेशर का क्या होता है, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर बटे मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि वी स्क्वायर है। ठीक है, तो वॉल्यूम का होता है मीटर क्यूब, और तो उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या हो गया, केजी मीटर पर पावर 5 सेकेंड पर पावर -2। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, मात्रक वीमा क्या हो जाएगा, एम एल पर पावर 5 और टी पर पावर -2। ठीक है, समांगता सिद्धांत के अनुसार क्या, भी बराबर, भी और बी का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी बी बराबर भी, बी बराबर मीटर क्यू हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, एल पर पावर 3। ठीक है, गति के समीकरणों के नाम और उनका संबंध क्या क्या है। माना कि u बराबर 0 ले लेते हैं और a बराबर 0, ये मान लेना है अपने मन से। ठीक है, तो प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। अगर u को 0 कर देते हैं, a को 0 कर देते हैं, तो आपका प्रथम समीकरण क्या देगा, वेग और समय को। ठीक है, पहला क्या देगा आपका, u 0 हो गया, a 0 हो गया, तो वेग और समय बचा, तो प्रथम समीकरण आपको क्या बताता है, वेग और समय। ठीक है, दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें u को 0 और a को 0 करेंगे तो क्या बचेगा, विस्थापन और समय। ठीक है, u को और a को 0 कर देंगे तो क्या बचेगा आपका, विस्थापन और समय। ठीक है, v स्क्वायर बराबर क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as। तो अगर इसमें से u और a को 0 कर देंगे तो आपका क्या क्या बचेगा, विस्थापन और वेग। यानी प्रथम गति का जो प्रथम समीकरण है वो आपको क्या बताता है, वेग और समय। गति का प्रथम समीकरण क्या बताता है, वेग और समय को, और गति का दूसरा समीकरण क्या बताता है, विस्थापन और समय को, और तीसरा क्या बताता है, विस्थापन और वेग को। ठीक है, इसको कुछ नहीं करना है, समीकरण लिखना है, प्रथम पूछेगा तो प्रथम लिखना है, द्वितीय पूछेगा द्वितीय, तृतीय पूछेगा तो तृतीय। ठीक है, और उसमें u और a को क्या कर देना है, 0 कर देना है, जो बचेगा वही बता रहा होगा। ठीक है, विस्थापन को स्थिति भी कहते हैं। ठीक है, विस्थापन को क्या कहते हैं, स्थिति भी कहते हैं। अगर S समानुपाती हो टी स्क्वायर का, त्वरण क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, S समानुपाती क्या हो, टी स्क्वायर का, तो त्वरण क्या होगा आपका, नियत होगा। V समानुपाती हो टी का, तो त्वरण क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, V समानुपाती किसका हो, टी का, तो वो नियत, त्वरण क्या होगा, नियत होगा। अब ग्राफ देखो, ये ग्राफ है। ठीक है, किसका किसका ग्राफ है, विस्थापन और समय के बीच का। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच का है, विस्थापन और समय का। तो वेग किसमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वेग घट रहा है। एक नंबर वाला जो ग्राफ है उसमें वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। विस्थापन और समय का ग्राफ क्या देता है, वेग देता है। एक नंबर का जो ग्राफ है उसमें वेग बढ़ रहा है, 2 नंबर का ग्राफ जो है उसमें वेग घट रहा है। 3 में क्या हो रहा है, वेग समान रहता है। ठीक है, 3 में क्या हो रहा है, वेग समान रहता है, और 4 में क्या हो रहा है, विरामावस्था में, और 5 क्या है, असंभव है। ठीक है, 5 क्या है, असंभव है। विस्थापन समय के समानुपाती हो तो वे समान वेग होगा। ठीक है, एक समान वेग होगा। विस्थापन और समय समानुपाती हो तो एक समान वेग होगा, जो कि 3 नंबर में। ठीक है, इसमें से ग्राफ है आपका किसका, वेग और समय के बीच का। तो वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है आपका, त्वरण बताता है। ठीक है, वेग और समय के बीच का ग्राफ क्या बताता है, त्वरण बताता है। ठीक है, क्या बताता है, त्वरण। तो त्वरण में क्या है कि पहला जो ग्राफ है उसमें क्या होगा, त्वरण बढ़ेगा, दूसरा जो ग्राफ है उसमें त्वरण घटेगा, और तीसरे में क्या होगा, त्वरण एक समान रहेगा। ठीक है, और चौथा में क्या हो जाएगा, एक समान वेग होगा। ठीक है, चौथा में क्या होगा, क्योंकि वेग क्या है, एक समान है, सीधा रेखा जा रहा है, समय के साथ परिवर्तित हो रहा है एक जैसा। ठीक है, तो एक समान वेग हो जाएगा, और पांचवा क्या है, असंभव है। ठीक है, 15 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा। ठीक है, इस ये ग्राफ है, इसमें 15 सेकंड में तय की गई दूरी, वेग और समय का ग्राफ है, तो इसके बीच का जो एरिया होगा वो उसको निकाल देंगे, तो 15 गुना 40 कर देंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60 मीटर आंसर। ठीक है, दूसरा, तो 10 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगा, इसमें से 10 सेकंड में से दूरी तय करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले एरिया और इस वाले एरिया का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, किसका किसका, जो अभी 10 सेकंड में तय की गई दूरी, तो 10 सेकंड कहाँ तक है हमारा, ये पहला है, ये दूसरा है, तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और फिर
इस वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। नहीं सॉरी, वर्ग तो नहीं है, आयत है, ठीक है। तो इसका निकालेंगे दोनों का एरिया। तो 10 सेकेंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा आपका 1/2 गुने 5 गुना 20, ठीक है। और इधर का हो जाएगा 5 गुना 20। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 150 मीटर, ठीक है। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ की में दूरी निकालने के लिए क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं। वेग समय ग्राफ की प्रवणता वेग दर्शाता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाता है, वेग दर्शाता है, ठीक है। और वेग समय की ग्राफ की प्रवणता त्वरण दर्शाता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ में दूरी निकालने के लिए क्षेत्रफल निकालते हैं। विस्थापन समय ग्राफ की प्रवणता क्या वेग दर्शाता है, और वेग समय ग्राफ की प्रवणता क्या दर्शाता है, त्वरण दर्शाता है। यदि वेग समय ग्राफ का ढलान ऋणात्मक हो तो त्वरण भी धनात्मक यदि वेग समय ग्राफ का ढलान धनात्मक हो तो त्वरण भी धनात्मक होता है, तथा स्लोप ऋणात्मक हो तो त्वरण भी ऋणात्मक होगा। यदि वेग समय ग्राफ का ढलान क्या होगा, धनात्मक होगा, तो त्वरण भी क्या होगा, धनात्मक होगा, तथा स्लोप ऋणात्मक होगा तो त्वरण भी क्या होगा, ऋणात्मक होता है। एक समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र रेखा होती है। और समान चाल से गतिमान किसी वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा अथवा वक्र होती है, ठीक है। डैश को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ के लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुल समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है। क्या आ जाएगा आंसर, औसत गति। औसत गति को किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ के लंबाई के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे उस कुछ समय अंतराल से विभाजित किया जाता है जिसके दौरान गति हुई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, औसत वेग।